एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज का लेसन 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जिसका हिंदी होता है वित्तीय प्रबंध का पार्ट 2 को कवर करेंगे। और ये इस चैप्टर का सेकंड वीडियो है और इसका मैंने पार्ट 1 अर्थात फर्स्ट वीडियो मैंने पहले यूट्यूब पर अपलोड कर रखी हूँ। तो पहले आप लोग वो वाला वीडियो देखकर आइए ताकि आप लोग के लिए ये वाला वीडियो ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सके, क्योंकि उस वाले वीडियो में मैंने वित्तीय प्रबंध के मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर रखी हूँ। तो पहले आप लोग वो वाला वीडियो देखकर आइए ताकि आप लोग के लिए ये वाला वीडियो ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वित्तीय प्रबंधक की भूमिका, रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि वित्तीय वित्तीय प्रबंधक का क्या भूमिका है, वित्तीय प्रबंधन का क्या भूमिका है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करके आज के इस वीडियो में। तो वित्तीय प्रबंधन की भूमिका को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को वित्तीय प्रबंधन का बेसिक मीनिंग जो है वह समझाना चाहूंगी ताकि आप लोग को वित्तीय प्रबंधन की भूमिका अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो वित्तीय प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू जो बिजनेस होता है वह इस प्रकार, वित्तीय का मतलब होता है पैसा, फाइनेंस, वो इस प्रकार पैसों को अरेंजमेंट करता है, इस प्रकार पैसों को मैनेजमेंट करता है ताकि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वह इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव किया सके और बिजनेस को आसानी से मार्केट में सक्सेसफुली रन कराया सके। मतलब इस प्रकार से व्यवस्था करना वित्त को, और इस प्रकार से सही ढंग से उसका उपयोग करना, मतलब वित्त को इस प्रकार से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज करना ताकि जो संस्था के लिए ज़्यादा बेनिफिट साबित हो सके। तो इसी को हम लोग कहते हैं वित्तीय प्रबंध। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे कि हम लोग का जो घर होता है, घर में जितने भी सामान होते हैं, नमक हो गया, दाल हो गया, चीनी हो गया, चावल हो गया, एटसेट्रा, सभी को खरीदने में वित्त की आवश्यकता होती है। तो जो हम लोग घर के जो मुखिया होते हैं, पापा मम्मी, वो मैनेज करके हर एक चीज़ में मतलब बैलेंस में बैठाकर घर को अच्छी तरह से चलाते हैं। और जो मतलब जो उनका गोल है, फैमिली गोल, मतलब उनको अचीव करते हैं। तो उसी प्रकार बिजनेस में होता है। बिजनेस में जितने भी फिर से रॉ मटेरियल खरीदना हो गया, मशीनरी हो गया, प्लांट हो गया, और बहुत सारे लैंड हो गया खरीदना, या फिर मार्केट में कोई एडवर्टाइजमेंट करना है, जितने भी तरह के हो गए वो सभी को खरीदने के लिए और यहाँ तक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस को एंड तक बनाए रखने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। तो उसको इस प्रकार व्यवस्था करना ताकि जो बिजनेस का जो गोल है वो आसानी से अचीव किया सके। तो आई होप आप लोग को इसका जो बेसिक मीनिंग वो समझ में आ चुका होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वित्तीय प्रबंधक की भूमिका। वित्तीय प्रबंधक की व्यवसायिक संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वित्तीय प्रबंधक। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल मैनेजर। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत लिए गए निर्णयों का सीधा प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ता है। यानी कि वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनका सीधा प्रभाव वित्तीय विवरण पर पड़ता है। ठीक है, जो वित्तीय संस्था होती है उस पर डायरेक्टली उसका इफेक्ट पड़ता है। वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे विवरण होते हैं जिनसे व्यवसाय का प्रगति की जानकारी प्राप्त होती है। इनकी जो वित्तीय विवरण होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो एक ऐसा विवरण होता है जिसके अंतर्गत व्यवसाय से संबंधित सभी वित्तीय संबंधी, व्यवसाय के अंतर्गत जितने भी होने वाले वित्तीय संबंधी लेन देन होते हैं उस सभी का मतलब उसमें लिखा किया होता है। और उसको मतलब देखने के बाद, उसको एनालिसिस करने के पश्चात हम लोग को ये रियलाइज हो जाता है कि हाँ, व्यवसाय कितना डेवलप कर रहा है और कितना डेवलप किया जाना चाहिए, उसकी हम लोग को इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दौरान। वित्तीय प्रबंध की वित्तीय विवरणों के विभिन्न मदों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वित्तीय प्रबंध की वित्तीय विवरणों को जितने भी मद होते हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो फर्स्ट है चालू संपत्तियों के निर्धारण में कौन कौन से करंट एसेट चाहिए संस्था के अंतर्गत और कितने चाहिए। ठीक है, वो निर्धारण करने में सहायता करते हैं। व्यवसाय में दिन प्रतिदिन व्यवहारों के लिए चालू संपत्तियों की आवश्यकता होती है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत चालू संपत्तियों का कुल विनियोग तथा प्रत्येक चालू संपत्तियों के विनियोग का निर्धारण किया जाता है। यानी कहने का मतलब है, जिस प्रकार हम लोग का जो घर है उनमें उसमें हमेशा मतलब प्रतिदिन रेगुलरली बेसिस पर 50 रुपये खर्चा रहता ही रहता है, कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है, कुछ ना कुछ नीड रहती है, मतलब फैमिली बेसिस पर। उसी प्रकार व्यवसाय में भी रेगुलरली बेसिस पर करंट एसेट की रिक्वायरमेंट रहती है, हमेशा हमेशा मतलब रहती है संस्था के अंतर्गत। तो उसको किस प्रकार बनाए रखना है और उसको किस प्रकार मैनेज करना है, उसमें कितना इन्वेस्ट करना और कितना उनका इन्वेस्ट होगा, उसका निर्धारण करना ये वित्तीय प्रबंधक का कार्य होता है। फिर सेकंड जो होता है स्थायी संपत्तियों का निर्धारण, यानी कि जो स्थायी संपत्तियां हो गई, प्लांट हो गई, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, एक्सेट्रा, ये सब का निर्धारण किया जाता है वित्तीय प्रबंधक के अंतर्गत। व्यावसायिक संगठन के लाभों में अस्थायी संपत्तियों का महत्वपूर्ण योगदान है। यानी कि व्यावसायिक संगठन के जो लाभ होते हैं उनसे जो उनके जो बेनिफिट्स होते हैं उनमें जो अस्थायी संपत्ति उनका बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्थायी संपत्ति, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत
अस्थायी संपत्तियों में कुल विनियोग एवं प्रत्येक अस्थायी संपत्ति के लिए की जाने वाली विनियोग निर्धारण किया जाता है और ऐसा पूंजी बजटिंग निर्णय कैपिटल बजटिंग डिसीजन द्वारा किया जाता है, यानी कि कितना फिक्स्ड एसेट में कितना इन्वेस्ट करना है और कितना किया जाना है उनका निर्धारण किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, फिर थर्ड है दीर्घकालीन व अल्पकालीन वित्त अनुपात का निर्धारण, यानी कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो फाइनेंस है उसका रेशियो का निर्धारण करना उसके अंतर्गत आता है। वैसा है कि कुल वित्तीय आवश्यकताओं की दीर्घकालीन व अल्पकालीन स्रोतों को पूरा किया जाता है। ठीक है, जितने व्यवसाय में हम लोग को जितने लॉन्ग पीरियड के लिए फाइनेंस की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, या फिर शॉर्ट पीरियड के लिए मतलब पैसे की जरूरत है, उसका उनके सोर्स का पता लगाया जाता है और उनको सोर्स को पूरा किया जाता है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत अल्पकालीन व दीर्घकालीन स्रोतों के अनुपात का निर्धारण किया जाता है, यानी कि कार्य का मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए हमको कितना पैसा चाहिए मार्केट के मतलब बिजनेस के अंतर्गत, और लॉन्ग टाइम पीरियड तक कितना हमको चाहिए पैसा, तो उसका हम लोग सोर्स का निर्धारण करते हैं। ठीक है, बिजनेस ऑपरेशन के अंतर्गत दीर्घकालीन स्रोत लंबे समय तक धन उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, इनके दीर्घकालीन स्रोत जो होते हैं वो लंबे समय तक लॉन्ग टाइम पीरियड तक धन को कलेक्ट करवाते हैं और इसलिए इनके प्रयोग तरलता बढ़ती है। और दूसरी ओर दीर्घकालीन स्रोतों की लागत अल्पकालीन स्रोतों का अधिक होती है। ठीक है, तो जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होते हैं अल्पकालीन वित्तीय स्रोत, वो दीर्घकालीन स्रोतों अल्पकालीन स्रोत दीर्घकालीन स्रोतों की तुलना में अधिक कॉस्ट होता है, ठीक, कॉस्टेबल होते हैं। यदि व्यवसाय में अधिक तरलता की जरूरत होती है तो अधिक लागत सहनी होगी, तो अन्यथा इसके विपरीत वित्तीय प्रबंध का तरलता लागत विश्लेषण करके दोनों वित्तीय स्रोतों का अनुपात निर्धारण किया जाता है कि कितना मतलब अल्पकालीन वित्त लगेगा और कितना दीर्घकालीन वित्त लगेगा, दोनों स्रोतों का अनुपात निर्धारण किया जाता है। 4 है दीर्घकालीन वित्त के विभिन्न स्रोतों का अनुपात का निर्धारण। दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों में समता अंश पूंजी, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल, पूर्वाधिकार अंश पूंजी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, संचित लाभ, फिर से रिटेंड अर्निंग, ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण आदि मुख्य है। वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत विभिन्न दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतों का अनुपात निश्चित किया सभी जाता है और सभी स्रोतों के अपने अपने लाभ दोष हैं। इनके लाभों और दोषों का विश्लेषण करके हम एक संतुलित निर्णय किया जाता है। कहने का मतलब है जितने भी दीर्घकालीन वित्त, जैसे कि तो आपका हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर से रिकमेंडेड प्रॉफिट, फिर से डिबेंचर हो गया, फिर से लॉन्ग टर्म डिबेंचर हो गया, ये सब जितना भी है ये सब दीर्घकालीन वित्त के स्रोत है। ठीक है, इससे मतलब लॉन्ग टाइम तक मतलब इससे फाइनेंस को अर्न किया जा सकता है। तो इसका किस प्रकार से रेशियो को अनुपात निश्चित करना वो डिसाइड किया था। प्लस में किन के ज़्यादा बेनिफिट्स है, किन किन स्रोत के ज़्यादा डिसएडवांटेजेस है, उनको पता लगाकर उनमें से जो मतलब अच्छा वाला और जो बैलेंसिंग निर्णय है वो लिया जाता है। 5 है लाभ हानि खाता के विभिन्न मदों का निर्धारण। विभिन्न वित्तीय निर्णयों से लाभ हानि के सम्मिलित मदें प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए ब्याज का संबंध निर्णयों की राशि से, हाथ का संबंध दीर्घकालीन संपत्तियों की राशि से, और कटौती का संबंध तरलता की स्थिति से। अर्थात यदि तरलता की स्थिति अच्छी है तो समय के पर भुगतान करके कटौती अर्जित की जा सकती है, एक्सेट्रा। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।